अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर तमाम रेशो के कॉन्सेप्ट्स के बाद फिर हम आते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इन क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो बेसिक रूल्स हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो उनके अंदर आने वाली चीज़ें वो आपके फिंगर टिप पर होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो इनमें बेसिक चीज़ ये है कि जब भी हम कोई एंट्री पढ़े तो इन एंट्री में ना दो चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर आपको मालूम है कि वो दो चीज़ें कौन सी हैं जिस चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो आपके लिए ए प्लस माइनस ज़ीरो इफेक्ट लगाना बेहद आसान होगा, क्योंकि आपको मालूम हो जाएगा कि इस एंट्री में किन दो चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है कि जब हम रूल्स को फॉलो करते हैं ना, जिसमें हम ग्रेटर देन, लेस देन या -1 करते हैं, वो हमेशा पता कब अप्लाई होगा, जब दोनों इकट्ठे इंक्रीज होंगे या दोनों जब इकट्ठे डिक्रीज होंगे, ठीक है। तब उनका अप्लाई होता है रूल्स का, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू 1 का, उसके अलावा नहीं होता। और उन रूल्स का अप्लाई पता किन पे होता है? सिर्फ रेशोज़ पे होता है। यानी जब हमें क्विक रेशो, करंट रेशो, लिक्विड रेशो, यानी जिसको कैश रेशो भी कहा जाता है, जब रेशो दी होगी ना तब उनका अप्लाई करेंगे हम, ठीक है। अब देखें ना, यहाँ जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल है, यानी करंट एसेट इंडिविजुअल है, करंट लाइबिलिटी भी इंडिविजुअल है, ठीक है, नेट वर्किंग कैपिटल भी इंडिविजुअल है, लेकिन करंट रेशो पे उसका इफेक्ट पड़ेगा। समझ आ रही है आपको? यानी हम रूल्स को कहाँ अप्लाई करेंगे? वहाँ अप्लाई करेंगे जहाँ रेशो गिवन होगी, ना कि इंडिविजुअल पे। रेशो पे ये अप्लाई होगा, इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फर्दर इंशाल्लाह क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। अब पहली एंट्री क्या है? पहली एंट्री लिखा हुआ है कि कैश इज एक्वायर्ड थ्रू इशुएंस ऑफ एडिशनल कॉमन स्टॉक। अब कैश इंक्रीज हुआ, एक इफेक्ट कैश पे पड़ा, और दूसरा एडिशनल ऑफ कॉमन स्टॉक है, यानी हमारा शेयर कैपिटल, शेयर इक्विटी हमारी इंक्रीज हुई है, ठीक है। ये दो चीज़ों पे हमारा इफेक्ट पड़ा। इस एंट्री में एक कैश इंक्रीज हुआ और दूसरा शेयर कैपिटल इंक्रीज हुआ। अगर हम करंट एसेट की बात करें तो एसेट में सिर्फ कैश आता है, ना कि शेयर कैपिटल, क्योंकि करंट एसेट्स हमने पढ़े थे, कैश, बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज थी, रिसीवेबल्स थे, प्रीपेमेंट्स थे, एंड इन्वेंट्री थी, ठीक है। तो करंट एसेट में क्या आता है? ओनली कैश। कैश क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, तो करंट एसेट प्लस हो जाएगा। अब टोटल करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो लाइबिलिटीज का इसमें कोई जिक्र नहीं है, तो लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं पड़ा, जीरो आ जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल का फार्मूला क्या होता है? करंट एसेट माइनस बाय करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ तो सिर्फ एसेट की बात हो रही है, और एसेट क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है, तो नेट वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा, क्योंकि एसेट की लाइबिलिटी की बात ही नहीं की जा रही। अगर की जाती है तो फिर इसका फर्दर कुछ और सोल्यूशन होता है, ना कि इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एसेट की बात की जा रही है और एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो नेट वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। उसके बाद करंट रेशो की बात की जा रही है, तो करंट रेशो का फार्मूला क्या था? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ हमारा क्या इंक्रीज हुआ? एसेट इंक्रीज हुआ, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कहा था कि ऊपर वाला नोमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। नोमिनेटर के साथ रेशो का डायरेक्ट लिंक होता है। अगर नोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो बढ़ेगी, तो नीचे वाला क्या होता है? डिनोमिनेटर, इसके साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर बढ़ेगा तो कम होगी, अगर कम होगा तो बढ़ेगी। अब क्या कहते हैं, ऊपर रेशो है, क्या कहते हैं, ऊपर एसेट है और एसेट के साथ रेशो का डायरेक्ट लिंक होता है। रेशो क्या कहते हैं, एसेट क्या हुआ? बड़ा है, तो रेशो भी इंक्रीज होगी। मैं सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। ये रहा सॉल्यूशन, क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ था, लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं था, और दूसरा क्या इंक्रीज हुआ था? हमारी इक्विटी इंक्रीज हुई थी। तो एसेट में इक्विटी नहीं आती, सिर्फ कैश आता, तो कैश इंक्रीज हुआ था इसलिए प्लस, लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं था इसलिए लाइबिलिटी जीरो। नेट वर्किंग कैपिटल में लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि फार्मूला क्या था? करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं था, एसेट का जिक्र था, और एसेट इंक्रीज हो रहा था इसलिए प्लस। और करंट रेशो भी प्लस होगी, क्योंकि नोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, उसका रेशो के साथ डायरेक्ट लिंक होता है। नोमिनेटर बढ़ा तो रेशो इंक्रीज होगी, ठीक है। पहला ये था। अब दूसरा जो है, दूसरे में आप देखें कि मर्चेंडाइज इज सोल्ड फॉर कैश एज्यूम एज अ प्रॉफिट। मर्चेंडाइज ये हमारी इन्वेंट्री है, हमारी इन्वेंट्री सेल हुई है, लेकिन सेल किस में हुई है? एज अ प्रॉफिट हुई है। एक हमारी इन्वेंट्री पे क्या कहते हैं इफेक्ट पड़ा, और दूसरा कैश पे, ठीक है। दोनों ही हमारे एसेट्स हैं, ठीक है। इस ट्रांजैक्शन में भी, इस एंट्री में भी कोई लाइबिलिटी का जिक्र नहीं है। तो क्या है? कैश, यानी कहने का मकसद है कि हमारी इन्वेंट्री अगर 5000 की है ना, तो वो 5000 की इन्वेंट्री गई है, लेकिन उसके बदले में जो कैश आया वो 10,000 का आया, ठीक है। यानी हमारे एसेट इंक्रीज हुए, कम, यानी एसेट कम निस्बत में हुए, लेकिन एसेट इंक्रीज ज़्यादा परसेंट में हुए, ठीक है। तो
टोटल करंट एसेट में कैश आता है, कैश ज़्यादा परसेंट इंक्रीज हुआ है क्योंकि एक हमारा एसेट गया इन्वेंट्री की सूरत में लेकिन वो कम गया है, लेकिन जो उसकी सूरत में एसेट आया वो ज़्यादा आया कैश, क्योंकि एज्यूम एज अ प्रॉफिट था। तो एक करंट एसेट भी प्लस करंट लाइबिलिटी की कोई बात नहीं की गई, तो जीरो इफेक्ट। नेट वर्किंग कैपिटल की भी फिर वही बात है कि लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, तो सिर्फ एसेट की बात की गई कैश की, और कैश इंक्रीज हुआ था तो इसलिए प्लस आ जाएगा। और करंट रेशो का क्या फार्मूला था, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, और एसेट हमारा इंक्रीज हुआ है और इसका इसके साथ क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है ऊपर वाले के साथ। जब करंट एसेट बढ़ा तो रेशो भी प्लस हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सोल्यूशन देख लेते हैं हम इसका। देखिए बिल्कुल कैश का जिक्र था और इन्वेंट्री का जिक्र था, कैश इंक्रीज हुआ था और इन्वेंट्री डिक्रीज हुई थी, लेकिन कैश ज़्यादा निस्बत में आया एज कम्पेयर टू इन्वेंट्री। तो कैश ज़्यादा था, करंट एसेट में भी प्लस हुआ, लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं था इसलिए जीरो इफेक्ट था। नेट वर्किंग कैपिटल एसेट का जिक्र था, लाइबिलिटी का जिक्र नहीं था इसलिए प्लस, और करंट रेशो की भी मैंने आपको रीज़न बताया कि ये क्यों प्लस हुआ, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन या थर्ड एंट्री क्या है कि अब फिक्स एसेट इज सोल्ड फॉर मोर देन बुक वैल्यू, यानी एक फिक्स एसेट पे इफेक्ट पड़ा और दूसरा कैश पे इफेक्ट पड़ा। क्यों कैश पे, जब हम कोई चीज़ सोल्ड करते हैं तो उसके बदले हमें कैश मिलता है। तो उसने क्या कहा है कि आपने फिक्स एसेट तो सोल्ड किया है, फिक्स एसेट क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और उसके बदले में जो कैश है वो इंक्रीज है, वो ज़्यादा आया है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने क्या मोर देन बुक वैल्यू, अगर वो फिक्स एसेट 15,000 का था तो उसको बेचा हमने 20,000 में, तो सेम वही बात है कि हमारे पास एसेट आया, कैश ज़्यादा निस्बत में आया, कैश प्लस हुआ। करंट एसेट में कैश आता है तो कैश प्लस हो गया। लाइबिलिटी का कोई नहीं जिक्र है इसमें, तो लाइबिलिटी पे जीरो इफेक्ट। नेट वर्किंग कैपिटल में भी सेम वही बात कि लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ एसेट ही इंक्रीज हुआ है जो कि कैश की सूरत में आया, तो नेट वर्किंग कैपिटल भी प्लस और करंट रेशो भी प्लस होगी, क्योंकि ऊपर वाले के साथ करंट रेशो का डायरेक्ट रिलेशन होता है नोमिनेटर के साथ, क्योंकि कैश हमारा करंट एसेट होता है, करंट एसेट जब इंक्रीज हुआ तो रेशो भी इंक्रीज हुई। सोल्यूशन हम देख लेते हैं। सेम वही है कि हमारे पास कैश आया, फिक्स एसेट गया, लेकिन कैश ज़्यादा निस्बत में आया था तो प्लस हुआ, क्योंकि लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं है, लाइबिलिटी पे जीरो इफेक्ट। नेट वर्किंग कैपिटल, लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं, सिर्फ एसेट की बात की और एसेट यानी कैश हमारे इंक्रीज हुआ इसलिए प्लस, और करंट रेशो भी इंक्रीज होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो फोर्थ वन है क्या कहते हैं, पेमेंट इज मेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स फॉर प्रीवियस परचेजेस के लिए, ठीक है। अब पेमेंट इज मेड यानी कैश की सूरत में पेमेंट की, पेमेंट भी गई यानी कैश भी डिक्रीज हुआ, और नंबर 2 फॉर प्रीवियस परचेज के लिए हमने ट्रेड क्रेडिटर्स को, जो हमने पहले परचेजेस की थी उसके लिए हमने उसको पे किया, यानी क्रेडिटर्स से मुराद हमारी लाइबिलिटी। एक हमारा कैश डिक्रीज हुआ और दूसरा हमारा क्या डिक्रीज हुआ, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई। मैंने क्या कहा था कि जब भी दो चीज़ें इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तब हम ग्रेटर देन और लेस देन का देखते हैं, लेकिन कब देखते हैं, जब हमने रेशो पे इफेक्ट करना है, जब हमें रेशोज गिवन होगी हमने तब उसका इफेक्ट डालना है। अगर हम इंडिविजुअल किसी को असेस कर रहे हैं तो तब उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ग्रेटर देन लेस देन जब भी हमने रूल्स को अप्लाई करना है वो तब अप्लाई करना है जब रेशो गिवन है और रेशो के साथ दोनों चीज़ें इकट्ठी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही हैं, ठीक है। अब देखिए ये लास्ट वन पे रेशो है ना, रेशो पे हम इसका इफेक्ट ज़रूर देखेंगे, लेकिन बाकी ये जो चीज़ें हैं ये इंडिविजुअल है, तो इनका इंडिविजुअल ही हम आंसर लिखेंगे प्लस या माइनस में। अब फोर्थ वन क्या है कि पेमेंट इज मेड टू ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी पेमेंट कम हुई है, कैश डिक्रीज हुआ है, तो कैश डिक्रीज होने की वजह फोर्थ वन में क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि एसेट हमारा डिक्रीज हुआ है। उसके बाद लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई है क्योंकि क्रेडिटर्स को पे किया है, तो लाइबिलिटी में भी माइनस आएगा। नेट वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो नेट वर्किंग कैपिटल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो अच्छी तरह आप समझ लें। देखिए जब नेट वर्किंग कैपिटल इकट्ठे इंक्रीज या इकट्ठे डिक्रीज होगा ना तो नेट वर्किंग कैपिटल हमेशा जीरो आएगा, ये चीज़ रट्टा लगा ले। जब भी नेट वर्किंग कैपिटल इकट्ठे इंक्रीज होगा या इकट्ठे डिक्रीज होगा हमेशा क्या आएगा, जीरो। उसके बाद जब नेट वर्किंग कैपिटल में लाइबिलिटी डिक्रीज होगी ना, लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो नेट वर्किंग कैपिटल प्लस होगा, याद रखिएगा। जब भी लाइबिलिटी माइनस में आएगी यानी डिक्रीज होगी तो हमारा जो वर्किंग कैपिटल का आंसर है वो प्लस आएगा, और जब हमारी क्या कहते हैं लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो नेट वर्किंग कैपिटल का आंसर माइनस में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हमारा क्या था, नेट वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ था कि हमारी एसेट भी कम हुए और हमारी लाइबिलिटीज़ भी कम हुई, तो जब दोनों चीज़ें इकट्ठी डिक्रीज हुई हैं तो इस पे जीरो इफेक्ट आएगा। उसके बाद करंट रेशो, तो मैंने क्या कहा था, जब दोनों चीज़ें इकट्ठी इंक्रीज या डिक्रीज होंगी और साथ हमें रेशो भी गिवन है तो तब हम ग्रेटर देन लेस देन रूल्स को फॉलो करेंगे, ठीक है।
अब देखिए उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने क्या अज्यूम एज इनिशियल करंट रेशो ऑफ मोर देन 1 यानी ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है। अब रेशो के अकॉर्डिंग क्या है कि दोनों चीज़ें इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। अब यहाँ क्या हुआ है, कैश भी डिक्रीज हो रहा है और लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई है। तो जब ग्रेटर देन 1 है तो मैंने क्या कहा था कि इनवर्स रिलेशन होगा, ग्रेटर देन 1 में दोनों चीज़ें डिक्रीज हुई हैं तो जवाब क्या होगा, इंक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ग्रेटर देन 1 में मैंने ये कहा था जब दोनों चीज़ें कम होंगी तो जवाब प्लस होगा, जब दोनों चीज़ें प्लस होंगी तो जवाब माइनस में आएगा। अब इसके आंसर्स देख लेते हैं। अब देखिए फोर्थ वन ये है कि हमारा क्या हुआ था, एसेट भी डिक्रीज हुआ था क्योंकि इंडिविजुअल असेसमेंट थी, एसेट डिक्रीज हुआ तो हमने माइनस लगाया, लाइबिलिटी भी डिक्रीज हुई तो माइनस लगाया। लेकिन मैंने क्या कहा था, नेट वर्किंग कैपिटल में जब दोनों चीज़ें इंक्रीज या दोनों चीज़ें डिक्रीज होंगी तो आंसर जीरो ही आएगा। और करंट रेशो में प्लस क्यों आया, क्योंकि मैंने कहा था कि जब भी हम रेशो को देखेंगे और उसमें दोनों चीज़ें यानी जब भी दो चीज़ें कम या ज़्यादा हो रही होंगी और साथ हमें रेशो भी गिवन है तब हम रूल्स को फॉलो करेंगे। इंडिविजुअल असेसमेंट में हम रूल्स को फॉलो नहीं करते, जिस तरह ये करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ की बात की है। ठीक है, अब यहाँ प्लस क्यों आया, क्योंकि करंट रेशो के साथ उन्होंने क्या दी हुई है, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 में इन्वर्स रिलेशन होता है क्योंकि लाइबिलिटीज भी कम हुई थी और एसेट भी कम हुआ था। जब कम हो रहे हैं दोनों तो जवाब प्लस आएगा, इसलिए करंट रेशो प्लस में। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ वन क्या है, अ कैश डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड। ठीक है, अ कैश डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड, एक कैश कम हुआ और दूसरा प्रॉफिट, क्योंकि डिविडेंड हमारा प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ, कैश भी डिक्रीज हुआ और दूसरा प्रॉफिट भी डिक्रीज हुआ। अब करंट एसेट में क्या आंसर आएगा, माइनस आंसर आएगा क्योंकि कैश क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। दूसरा लाइबिलिटी पे बिल्कुल जीरो इफेक्ट है। उसकी वजह क्या है कि लाइबिलिटी की बात नहीं की गई, दूसरी बात प्रॉफिट की गई है और प्रॉफिट डिक्रीज हुआ। तो प्रॉफिट करंट लाइबिलिटीज में तो प्रॉफिट का कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है, तो एसेट सब में क्या था, सबसे पहले तो एसेट डिक्रीज हुआ माइनस, फिर उसके बाद टोटल करंट एसेट की लाइबिलिटीज की बात की तो लाइबिलिटीज का कोई जिक्र ही नहीं इस ट्रांजैक्शन में, तो जीरो इफेक्ट। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल में हमारा क्या हुआ कि कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश डिक्रीज होने की वजह से नेट वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा। और करंट रेशो की बात की जाए तो कैश डिक्रीज हुआ है तो नेट करंट रेशो भी डिक्रीज होगा क्योंकि उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो ये रहे सॉल्यूशंस, देखिए बिल्कुल हमारे पास कैश डिक्रीज हुआ था और दूसरा हमारे पास हमारा प्रॉफिट डिक्रीज हुआ था। तो कैश डिक्रीज हुआ माइनस, क्योंकि लाइबिलिटी की कोई बात ही नहीं की गई थी तो लाइबिलिटी पे जीरो इफेक्ट। नेट वर्किंग कैपिटल में सिर्फ एसेट की बात की गई, लाइबिलिटी की नहीं बात की, और एसेट डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस। और करंट रेशो में भी एसेट डिक्रीज हुआ है क्योंकि एसेट के साथ रेशो का डायरेक्ट लिंक है। जब रेशो डिक्रीज हो यानी करंट एसेट डिक्रीज होगा तो रेशो भी एज यूजुअल डिक्रीज होगी। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है क्या कहते हैं, स्टॉक डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड। जब भी हम स्टॉक डिविडेंड की बात करेंगे, वो जहां भी स्टॉक डिविडेंड आएगा, चाहे वो लिक्विडिटी वाले में आए या सॉल्वेंसी में वाले में आए, उसका हमेशा जीरो ही इफेक्ट होगा। ठीक है, जीरो इफेक्ट, हर एक में जीरो इफेक्ट होगा क्योंकि देखिए स्टॉक डिविडेंड ना हमारे करंट एसेट्स में आता है। जब करंट एसेट्स में आते ही नहीं है तो उसका इफेक्ट किस तरह कोई पड़ेगा, प्लस माइनस में जीरो इफेक्ट। ठीक है, फिर करंट लाइबिलिटीज की भी इसमें नहीं बात, जीरो इफेक्ट, ना नेट वर्किंग कैपिटल की, ना एसेट की बात है, ना लाइबिलिटी की बात है। तो अब बज़ाहिर आंसर जीरो ही आएगा और करंट रेशो में भी आंसर जीरो ही आएगा क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में हमारे करंट एसेट से अकॉर्डिंग कोई चीज़ की बात ही नहीं की गई कि स्टॉक डिविडेंड वो डिक्लेयर किया गया और पे कर दिया गया, इसमें हमारे करंट एसेट्स इन्वॉल्व ही नहीं है तो इसलिए सब पे जीरो जीरो इफेक्ट आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि कैश इज ऑब्टेन्ड थ्रू लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स। कैश आया, ठीक है, कैश इंक्रीज हो गया, लेकिन जो फिर कैश भी इंक्रीज हुआ और लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स इंक्रीज हुए, यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। लेकिन यहाँ हम जो चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म में, अगर ये सॉल्वेंसी में होता तो ज़रूर इसका इफेक्ट होता लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स का, लेकिन हम फिलहाल करंट की बात कर रहे हैं तो करंट में सिर्फ एक ही इफेक्ट पड़ेगा, वो कैश का इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, यहाँ दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा, एक कैश पर एक लोन पे, लेकिन लोन लॉन्ग टर्म है इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ कैश को ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब कैश क्या हुआ, इंक्रीज, तो टोटल करंट एसेट में कैश भी आता है तो कैश में प्लस। लाइबिलिटीज की बात की जाए तो लाइबिलिटीज का तो इधर जिक्र ही नहीं है, लेकिन जिक्र है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का, लेकिन हम शॉर्ट टर्म कर रहे हैं। करंट कौन से होता है, विद इन 1 ईयर की जिसपे बात की जाए।
ठीक है। तो लाइबिलिटी पे जीरो इफेक्ट। अब यहाँ नेट वर्किंग कैपिटल की बात करी जा रही है, तो कैश क्या हुआ, प्लस हुआ है। तो जब कैश प्लस हुआ है तो नेट वर्किंग कैपिटल भी प्लस होगा, क्योंकि लाइबिलिटी की बात ही नहीं है। करंट रेशो भी प्लस होगा क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ और एसेट के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है रेशो का। जब वो नोमिनेटर बढ़ेगा तो रेशो भी इंक्रीज होगी। ठीक है, आंसर देख लेते हैं। देखें ये रहा आंसर प्लस। ये प्लस इसलिए क्योंकि सिर्फ कैश इंक्रीज हुआ और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। लॉन्ग टर्म को इसलिए कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है और हम शॉर्ट टर्म के केसेस कर रहे हैं। तो कैश इंक्रीज हुआ, प्लस आया। लाइबिलिटी का कोई जिक्र नहीं था, लाइबिलिटी थी पर लॉन्ग टर्म थी, हम तो शॉर्ट टर्म की बात करें इसलिए शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी पे जीरो इफेक्ट आएगा। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल, क्योंकि लाइबिलिटी की कोई बात नहीं है, लॉन्ग टर्म की बात, हम तो शॉर्ट टर्म का काम कर रहे हैं। तो एसेट इंक्रीज हुआ तो एसेट में भी प्लस आएगा। ठीक है, क्योंकि नेट वर्किंग का फार्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। क्योंकि एसेट इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी लॉन्ग टर्म है, तो लाइबिलिटी को हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ एसेट को कंसीडर करेंगे। और एसेट हमारा इंक्रीज हुआ तो प्लस आ जाएगा और करंट रेशो भी इंक्रीज होगी क्योंकि उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो है एच वाला। अब प्रॉफिटेबल फिर्म इंक्रीज इट्स फिक्स एसेट्स डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स डेप्रिसिएशन अलाउंस अकाउंट लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें जो बेसिक चीज़ है ना कि इसमें देखिए हमारे जो फार्मूले है वो करंट एसेट को प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो हम करंट एसेट में कंसीडर करें, क्योंकि जो हमने करंट एसेट्स पढ़े हुए हैं उनमें इन चीज़ों का कोई जिक्र नहीं है। जब इन चीज़ों का कोई जिक्र ही नहीं है तो इनका इफेक्ट भी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये सब के सब जीरो इफेक्ट होंगे। ठीक है, ये देखो ये सब के सब बिल्कुल जीरो इफेक्ट है। ठीक है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारे पास वो है करंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर पेड। ठीक है, इसमें जो दो चीज़ें हैं वो ये है कि हमारे जो कैश है वो डिक्रीज हुआ, एक्सपेंसेस भी डिक्रीज हुए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखिए सिर्फ कैश ही डिक्रीज हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक्सपेंसेस हमारी लाइबिलिटीज़ नहीं है, हमारे एसेट्स में उसका कोई शुमार नहीं है, सिर्फ कैश का ही शुमार है जो कि हमने पे कर दी, यानी कैश डिक्रीज हुआ है। ठीक है, और जब कैश डिक्रीज हुआ है तो हमारे एसेट भी डिक्रीज होंगे माइनस। ठीक है, लाइबिलिटी की कोई बात नहीं, लाइबिलिटी पे जीरो इफेक्ट है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल की बात की जाए क्योंकि एसेट डिक्रीज हुआ है और लाइबिलिटी की कोई बात नहीं, जब एसेट डिक्रीज हुआ है तो नेट वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा और करंट रेशो भी डिक्रीज होगा क्योंकि उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। जब करंट एसेट डिक्रीज हो रहा है तो रेशो भी एज यूजुअल डिक्रीज ही होगी। ठीक है, सोल्यूशन देख लेते हैं इसका, बिल्कुल यही है क्योंकि एसेट डिक्रीज हुआ था, क्योंकि एक्सपेंस हम लाइबिलिटी में कंसीडर नहीं करते हैं। तो जब एसेट डिक्रीज हुआ तो माइनस, लाइबिलिटी नहीं है, जीरो इफेक्ट आ जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल पे भी माइनस क्योंकि लाइबिलिटी की बात नहीं है, और करंट रेशो में भी माइनस आएगा क्योंकि वो डिक्रीज हुआ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वन है हमारे पास 10 ईयर नोट्स आर इशूड टू पे ऑफ अकाउंट्स पेएबल। ठीक है, इसमें उसने क्या किया है कि उसने जो लॉन्ग टर्म नोट्स थे ना उनको शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट्स पेएबल कर दिए। ठीक है, अगर इस एंट्री की बात की जाए तो इसमें कहीं एसेट की बात नहीं की गई, सिर्फ ये बात की कि अकाउंट्स पेएबल हो गए, यानी हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अगर हम करंट एसेट की बात करें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उस पर जीरो इफेक्ट आएगा क्योंकि इसमें एसेट की बात ही नहीं की गई है। ठीक है, और दूसरा है हमारी करंट लाइबिलिटी, क्योंकि लाइबिलिटी हमारी डिक्रीज हुई है, अकाउंट्स पेएबल हो गए तो लाइबिलिटी में माइनस आएगा। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल में एसेट की बात नहीं कही, लेकिन लाइबिलिटी, जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो मैंने क्या कहा था, आंसर प्लस में आएगा। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो आंसर हमारा माइनस में आएगा नेट वर्किंग कैपिटल को। तो यहाँ क्या हुआ, हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है तो जो आप प्लस में आएगा। और दूसरी हम बात करते हैं करंट रेशो का फार्मूला क्या था, करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी होता है। करंट एसेट की तो बात नहीं है लेकिन करंट लाइबिलिटी की बात की गई है और वो डिक्रीज हुई है। तो हमेशा मैंने क्या कहा था कि नोमिनेटर के साथ जो ऊपर वाली चीज़ होती है उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है और नीचे वाली के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है। अब ये क्या हुआ है, हमारा डिक्रीज हुई है, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, और इन्वर्स रिलेशन क्या कहते हैं कि उल्ट लिखना है, अगर डिक्रीज हुई है तो जवाब प्लस में आएगा। मैं सोल्यूशन देख लें आप इसके, ये रहे सॉल्यूशंस, क्योंकि हमारी एसेट की बात नहीं कही गई इसलिए एसेट पे बिल्कुल जीरो इफेक्ट है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास आता है, ये नहीं है बल्कि ये वाला जे वाला,
क्योंकि लाइबिलिटीज़ करंट एसेट की बात नहीं है तो इसलिए जीरो इफेक्ट है। लाइबिलिटीज़ डिक्रीज हुई थी इसलिए जीरो माइनस आ जाएगा, ठीक है, करंट लाइबिलिटी। फिर उसके बाद नेट वर्किंग में प्लस इसलिए आया था क्योंकि हमारी लाइबिलिटी डिक्रीज हुई थी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज हुई तो नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो करंट रेशो थी वो इसलिए इनके प्लस आंसर आया क्योंकि नीचे वाले के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। जब लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो इन्वर्स रिलेशन की तरह वजह से क्योंकि ए डिक्रीज हुई है तो जवाब प्लस में आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है के वाला, अकाउंट रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा, अकाउंट रिसीवेबल्स। अब रिसीवेबल्स कौन से होते हैं? हमारे डेटर जिनसे हमने पैसे लेने होते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ है, हमारे पास यानी डेटर्स भी हमारा एसेट होते हैं, ठीक है। अब देखिए अकाउंट्स रिसीवेबल, अकाउंट में पैसे आए हैं उसी रेशियो से आए जिस रेशियो से कम हुए, ठीक है, यानी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पैसे ना एसेट ज़्यादा हैं ना एसेट कम गए हैं, जितने एसेट कम हुए उतने ही वापस आए, यानी सेम इफेक्ट है, कोई नहीं इफेक्ट पड़ा, ना कोई चीज़ ज़्यादा रेशो से बढ़ी है ना ज़्यादा रेशो से कम हुई है, तो ज़ीरो इफेक्ट पड़ा हर एक चीज़ में, ना कोई करंट एसेट बढ़ा है ना कोई करंट लाइबिलिटी डिक्रीज हुई है। सेम यही है कि हमारे पास कैश उसी रेशो में आया है जिस रेशो से हमने कैश रिसीव करने थे, यानी डेटर्स जो है उसी रेशो से डिक्रीज हुए हैं और अकाउंट्स रिसीवेबल उतनी ही रेशो से इंक्रीज हुए हैं, तो इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों ही सेम रेशो पे डिपेंड करते हैं। ये देखिए के वाला बिल्कुल जीरो जीरो इफेक्ट सब में आएगा। दोबारा इस चीज़ को समझ लें कि देखें ना, हमने डेटर्स जिनसे पैसे लेने थे उन्होंने पैसे पे किए, ठीक है। जब उन्होंने पे किए तो डेटर्स भी हमारा एसेट होता है, ठीक है, उन्होंने पे कर दिए और अकाउंट रिसीवेबल में भी आ गए। डेटर्स हमारे क्या कहते हैं डिक्रीज हुए और एसेट हमारे इंक्रीज हुआ, यानी दोनों सेम चीज़ एक रेशियो से ही इंक्रीज एंड डिक्रीज हुई, इसलिए इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जीरो जीरो इफेक्ट हर एक में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इक्विपमेंट्स इज परचेज विद शॉर्ट टर्म नोट्स। इसमें दो चीज़ों पे इफेक्ट पड़ा है, एक एसेट पे और दूसरा लाइबिलिटीज़ पे, ठीक है। अब एसेट इंक्रीज हुए लेकिन इक्विपमेंट्स को शुमार किया जाता है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, ठीक है। अब एसेट तो इंक्रीज हुआ है लेकिन लॉन्ग टर्म, और यहाँ हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, लेकिन हम यहाँ शॉर्ट टर्म की चीज़ें कर रहे हैं विद इन वन ईयर वाली, तो यहाँ एसेट काउंट नहीं होगा लेकिन लाइबिलिटी ज़रूर काउंट की जाएगी। जो करंट एसेट में आंसर जीरो आएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट है, हम तो शॉर्ट टर्म की बात करें जीरो इफेक्ट आएगा। फिर लाइबिलिटी क्योंकि इंक्रीज हुई है तो लाइबिलिटी में प्लस आ जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल में मैंने कहा था कि जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो नेट वर्किंग कैपिटल का आंसर माइनस में आता है, और जब नेट वर्किंग कैपिटल में लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो आंसर प्लस में आता है, ठीक है। तो यहाँ लाइबिलिटी प्लस हुई है तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस में नेटवर्किंग का। तो उसके बाद जो लास्ट वन है, तो करंट रेशियो का फार्मूला था करंट लाइबिलिटी करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। अब करंट लाइबिलिटी इंक्रीज हुए और नीचे डिनोमिनेटर के साथ रेशियो का क्या लिंक होता है, इनवर्स, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो जवाब माइनस आएगा। इसके हम सोल्यूशंस को देख लेते हैं। तो ये रहा सोल्यूशन इसका। देखिए एसेट इंक्रीज हुआ था पर लॉन्ग टर्म था, हम जो शॉर्ट टर्म के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो ये जीरो इफेक्ट। फिर उसके बाद लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। और नेट वर्किंग में क्या हुआ था, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, जब नेट वर्किंग में लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो जवाब माइनस आएगा, ठीक है। और फिर दूसरा, जब करंट रेशो की बात की जा रही थी उसमें लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी लेकिन इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई इन्वर्स रिलेशन की वजह से जवाब माइनस आया, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है कि मर्चेंडाइज इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। एसेट हमारा बड़ा है और हमारी लाइबिलिटी भी बड़ी है, ठीक है, क्योंकि मर्चेंडाइज हमारा क्या है, हमारा स्टॉक है, हमारी इन्वेंट्री है, तो करंट एसेट भी इंक्रीज हुआ और हमारी लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि जब दोनों चीज़ें इंक्रीज या डिक्रीज हो, हमने इसको हमेशा रूल्स को उस टाइम अप्लाई करना है जब हम रेशो की बात कर रहे हो। जब हम रेशो की बात नहीं करेंगे, हम इंडिविजुअल असेसमेंट करेंगे तो हम इसको इंडिविजुअल ही इसके साइन को मेंशन करेंगे। जब रेशो गिवन होगी तब हम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अब मर्चेंडाइज इज परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मर्चेंडाइज इंक्रीज हुआ तो एसेट में प्लस आ जाएगा, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई ऑन क्रेडिट तो लाइबिलिटी भी प्लस होगी। अब यहाँ देखिए हमारा एसेट भी प्लस हुआ, हमारी लाइबिलिटी भी प्लस हुई, तो नेट वर्किंग कैपिटल में मैंने क्या कहा था, जब दोनों चीज़ें बड़े या कम हो तो फिर जीरो फैक्ट ही आएगा, तो जीरो फैक्ट आ गया। अब हमने रूल्स एंड रेगुलेशन को कहाँ फॉलो करना है, इधर फॉलो करना है, क्योंकि रेशो में ही रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होगी ना कि इंडिविजुअल में। अब रेशो में क्या हुआ है कि दोनों चीज़ें बड़ी हैं, इन्वेंट्री भी बड़ी है और
क्रेडिट्स यानी लाइबिलिटी भी बढ़ी है। तो यह हमारे पास उन्होंने रेशो क्या दी हुई है, इनिशियल करंट रेशो जो दी है वो ग्रेटर देन 1 है। जब दोनों चीज़ें बढ़ती हैं तो इन्वर्स रिलेशन होता है, ठीक है, ग्रेटर देन 1 की वजह से बढ़ी हैं तो जवाब माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन को देख लेते हैं। तो ये रहा सोल्यूशन। देखिए बिल्कुल एसेट हमारा इंक्रीज हुआ था और दूसरी हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी। अब एसेट इंक्रीज हुआ प्लस लाइबिलिटी इंक्रीज हुई प्लस नेट वर्किंग कैपिटल पे जीरो इफेक्ट, क्योंकि जब दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे तो जीरो इफेक्ट, और ये बिल्कुल माइनस आएगा क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ अप्लाई होंगे, जहाँ हम रेशो की बात करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ था, दोनों प्लस हुए थे लेकिन ग्रेटर देन 1 होने की वजह से इन्वर्स रिलेशन हो गया, माइनस आंसर आ गया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन है द एस्टिमेटेड टैक्सेस पेएबल आर इंक्रीज्ड, ठीक है। अब इसमें यह है कि उन्होंने कहा है जो टैक्स हम विद इन 1 ईयर पे करते हैं शॉर्ट टर्म, वो एस्टिमेट उन्होंने एक टैक्स का लगाया था, यानी उन्होंने कोई एस्टिमेटेड टैक्स लगाया, जैसे 10,000 उन्होंने कहा था कि 10,000 टैक्स हमने पे करना है, लेकिन जब वो पे करने गए तो इंक्रीज हो गए, यानी टैक्स पेएबल आर इंक्रीज्ड। इसमें एसेट का कोई लिंक नहीं है क्योंकि सिर्फ टैक्सेस की बात की गई, पेएबल्स की बात की गई है, ठीक है। और टैक्सेस हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं जो हमने पे करनी होती हैं, ठीक है। तो एसेट, क्योंकि एसेट की बात नहीं की गई तो एसेट पे जीरो इफेक्ट आ जाएगा। लाइबिलिटी क्या हुई, इंक्रीज हो गई है, ठीक है, प्लस आ जाएगा। नेट वर्किंग कैपिटल में मैंने क्या कहा था, जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो जवाब माइनस में आएगा। और दूसरा भी ये जो है क्या कहते हैं करंट रेशो का, क्योंकि लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है, बढ़ी है, और इन्वर्स रिलेशन होने की वजह से माइनस आंसर आ जाएगा। इसके सोल्यूशन को देखते हैं। देखिए बिल्कुल एंड में क्या हुआ है कि हमने एसेट की बात नहीं की, सिर्फ लाइबिलिटी की बात की है, तो एसेट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, जीरो। लाइबिलिटी इंक्रीज हुई थी, ठीक है, टैक्सेस क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ है वो पे करने, वो इंक्रीज हो गए, तो प्लस नेट वर्किंग कैपिटल में क्या है कि लाइबिलिटी इंक्रीज हुए तो नेट वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा, माइनस। और करंट रेशो इसलिए डिक्रीज होगी क्योंकि डिनोमिनेटर के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है। जब लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो जवाब इन्वर्स आएगा, यानी माइनस में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट वन है वो क्या है कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बिलो कॉस्ट, ठीक है, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटी फर्ज करे 15,000 की तो उसको हमने 13,000 में बेचा, यानी नुकसान में बेचा, तो करंट एसेट क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि करंट एसेट इंक्रीज नहीं बल्कि डिक्रीज हुआ, माइनस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लाइबिलिटी पे जीरो इफेक्ट है क्योंकि लाइबिलिटीज़ की यहाँ बात ही नहीं की गई। उसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल में भी डिक्रीज होगा क्योंकि लाइबिलिटी की नहीं बात की, सिर्फ एसेट की बात की, और एसेट क्या हुआ, डिक्रीज़ हुआ। और उसके बाद अगर हम बात करें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ की तो वो भी डिक्रीज़ होगा, करंट रेशो भी डिक्रीज़ होगा क्योंकि उसके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर करंट रेशो ऐसा डिक्रीज़ हुआ तो करंट रेशो भी डिक्रीज़ होगी। ये क्वेश्चन थे, अगर इनमें यानी ये 6.5 वाला क्वेश्चन था, अगर इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स में कुछ चेंजिंग है या कुछ गलती है तो ज़रूर मेरी रहनुमाई फरमाइएगा।